नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज राज्यसभा में जैसे ही शून्यकाल खत्म हुआ और प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, वैसे ही देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन, जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, इनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद सभी विपक्ष के सांसदों ने मिलकर वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। दरअसल जैसे ही शून्यकाल खत्म हुआ, प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बीच जो मुद्दा था, विपक्षी सांसद उसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी दोनों मेरे केबिन में आए थे और उस दौरान दोनों में आपसी सहमति बनी, बातचीत हुई। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने अपने किसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुरा लगा हो, तो मैं सदन में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। वैसे मैंने इनकी प्रशंसा की थी। हालांकि उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी के बीच जो बातें हुई थी, वो बातें वहीं क्लियर हो गई और यही बातें जगदीप धनखड़ ने कही कि अगर प्रशंसा करने के बाद माफ़ी मांगने की नौबत आए तो इसमें माफ़ी जैसा कोई शब्द नहीं है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसी बात पर एक के बाद एक सभी कांग्रेस के सांसद हमलावर होने लगे। पहले जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद अजय माकन ने भी कहा कि घनश्याम तिवाड़ी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। उसके बाद राज्यसभा की सांसद जया बच्चन भी आती हैं और वो उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। साथ ही जगदीप धनखड़ ये भी कहते हैं कि जया बच्चन का इस पूरे टॉपिक पर आखिरी जो है ये कोई सवाल जवाब हो सकता है। उसके बाद जया बच्चन सीधा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूं कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है। इन सब बातों को लेकर वो सीधे जगदीप धनखड़ पर निशाना साधने लगी, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि हमें रोज रोज आपकी स्कूलिंग करनी पड़ती है, ये अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपको जो नियम कानून हैं उसे पूरी तरह से मानना पड़ेगा। हालांकि जया बच्चन को जैसे ही जगदीप धनखड़ ने नसीहतें दी, उसके बाद विपक्ष के सभी सांसद मिलकर वॉकआउट कर संसद भवन परिसर से यानी सदन से बाहर चले गए। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अब 17 महीनों के बाद तिहाड़ जेल से आखिरकार बाहर आ गए। हालांकि उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन जल्दी ही वो बाहर आ जाएंगे। अभी तमाम कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जब जमानत दी जाती है, ये उनका मौलिक अधिकार है। हालांकि इस पूरे केस के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये केस अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद किसी भी तरह से न तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और न ही इस केस को खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। यानी मनीष सिसोदिया के मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अभी बहुत सारी ऐसी अड़चने हैं जो मनीष सिसोदिया के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। दरअसल देखा जाए तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार किया था और उसके कुछ दिनों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अपनी कस्टडी में ली थी। उसके बाद से मनीष सिसोदिया देखते ही देखते 2024 में पहुंच गए। यानी हम 17 महीनों का एक लंबा जद्दोजहद देखें। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई और तमाम तरह की बातें होती रहीं और आखिरकार आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलते ही दिल्ली की शिक्षा मंत्री, जो पहले मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, उनकी जगह पर आतिशी मरलेना है, आज वो बहुत ज़्यादा भावुक दिखाई दी और उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल
जेल से बाहर आने के बाद अभी बहुत सारी मुश्किलें ऐसी हैं जो खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली मुश्किल ये है कि मनीष सिसोदिया विदेश नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। दूसरा ये, मनीष सिसोदिया को हर हफ्ते के शनिवार के दिन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी भी लगवानी पड़ेगी कि मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। ये दो सबसे बड़ी वजहें हैं, सबसे बड़ी शर्तें हैं जो मनीष सिसोदिया को माननी पड़ेंगी। तीसरी शर्त है कि उन्हें 10-10 लाख रुपए के मुचलके के 2 बॉन्ड भरेंगे तब उन्हें जमानत मिलेगी। तो एक तरह से कहें बहुत अच्छी खबर मनीष सिसोदिया के लिए, जिसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच में खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज दिल्ली में एक ISIS के आतंकी को गिरफ्तार किया है। जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है इसका नाम रिजवान बताया जा रहा है। यह दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला है। ये पुणे ISIS का संगठित अपराधी है। इससे पहले इसके कथित तौर पर कई सारे ऐसे आतंकी थे जो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन रिजवान काफी लंबे वक्त से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो रहा था। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक सूत्रों से, मुखबिर तंत्र से जानकारी मिलती है कि जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस लंबे समय से कर रही है, वो रिजवान दिल्ली में आने वाला है और अपने घर जाने वाला है। और देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे घात लगाकर दबोच लिया। उसके पास एक .30 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी जो पूछताछ हुई है वो निकलकर सामने आ रही है कि रिजवान अपने साथियों के साथ दिल्ली और मुंबई और नासिक जैसे इलाकों में IED ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बड़ी कामयाबी के रूप में दिल्ली पुलिस के लिए देखा जा रहा है। बहरहाल रिजवान के बारे में एक बार फिर से चर्चा करें। रिजवान इससे पहले अपने साथियों के साथ, जब इसकी गिरफ्तारी इनके साथियों की हुई थी, उस वक्त ये पुलिस की पकड़ से भाग निकला था और लंबे वक्त से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। लेकिन ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाता, इसके नापाक मंसूबों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिल्कुल इनकार कर दिया, या कहें कि खारिज कर दिया, या पूरे एक सिरे से देखें तो इसका जो नापाक इरादा था उसे दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया से के डेली पिक्चर, यानी डिजिटल पिक्चर जिसे कहा जाता है, आज उन्होंने अपनी तस्वीर बदली और देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को उन्होंने अपने डिजिटल पिक्चर पर लगाया। साथ ही उन्होंने देशवासियों के नाम एक मैसेज भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और मैं सभी देशवासियों से ये अपील करता हूं कि लोग अपने अपने DP पर देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लगाएं। इससे जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यानी हर घर तिरंगे की शुरुआत हुई है, उसमें एक आत्मबल भी देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि देश भर में BJP की तरफ से भी कहा गया है, सभी पार्टी मुख्यालयों और जहां जहां लोग रहते हैं BJP से जुड़े हुए या देश भर में सभी लोग, किसी पर जबरन ये नहीं थोपा जा रहा है। इतना जरूर कहा गया है कि अपने देश के सम्मान में 9 से लेकर 15 अगस्त तक सभी अपने डिजिटल पिक्चर पर तिरंगे की तस्वीर लगाएं। साथ ही हर घर तिरंगे की शुरुआत के तहत अलग अलग जगह तिरंगा रैलियां भी निकाली जा रही हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर घर तिरंगे का ये संस्करण देखें तो तीसरा है और इस तीसरे संस्करण में 9 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा अपने अपने घरों में लगाने की बातें कही जा रही हैं और इस दौरान देश भर में अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग तिरंगा रैलियां भी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब ऐसे कई अकाउंट देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने डिजिटल पिक्चर पर तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।